नाउ अब हम इस वीडियो में अभी तक के आपके पिछले वीडियोस में आप सीख गए हैं दैट इज द ब्लड सेल्स, जिसमें आपने आरबीसी कंप्लीट कर लिया, डब्ल्यूबीसी कंप्लीट कर लिया। आज हम इस वीडियो में हमारा थर्ड टाइप का सेल पढ़ने जा रहे हैं विच इज नोन एज प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी हो गए, आरबीसी हो गए, नाउ द थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल इज प्लेटलेट्स। जैसे आरबीसी का नाम था एरिथ्रोसाइट्स क्योंकि वो रेड थे, एरिथ्रो मतलब रेड। डब्ल्यूबीसी का नाम था ल्यूकोसाइट क्योंकि ल्यूको मतलब व्हाइट। वैसे ही प्लेटलेट का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। और यहां जो ये वर्ड है थ्रोम्बो, इट इज फ्रॉम थ्रोम्बस, और थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट। और आपको इतना पता ही होगा कि प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन ही क्या होता है कि बाय चांस अगर हमें कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए तो खून बहता है, तो उस खून को रोकना, ब्लड को क्लॉट करना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। क्योंकि ये क्लॉट बनाने के काम आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बस बनाने वाले सेल, क्लॉट बनाने वाले सेल। तो पहला तो नाम क्लियर है आंसर थ्रोम्बोसाइट्स। एंड नाउ जैसे हमने अभी डब्ल्यूबीसी में देखा पिछले वीडियो में कि मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट सेल, वैसे ही तीनों ब्लड सेल में ये हमारे सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटे सेल। बनते कहां से ये, और आप देखिए इसको, ये है सेल फ्रैगमेंट्स, मतलब टुकड़े हैं, ये सेल के टुकड़े हैं, ये सेल फ्रैगमेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकारियोसाइट्स। तो इनको बनाने वाले सेल का नाम है, बनता ये भी बोन मैरो में ही है, ध्यान रखिएगा, बट बोन मैरो में एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है मेगाकारियोसाइट्स। उससे टुकड़े हो के ये सेल फ्रैगमेंट्स बनते हैं। तो ये भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा ब्लड सेल है विच इज नोन एज सेल फ्रैगमेंट। तो आपका जवाब होगा सर प्लेटलेट इज नोन एज सेल फ्रैगमेंट। तो कहां से बन रहे हैं, बोन मैरो में बनते हैं। ये देखिए लिखा हुआ भी है मेगाकारियोसाइट्स दैट आर स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। तो है ये बोन मैरो में ही, बट इन मेगाकारियोसाइट से कौन सा सेल बनता है आपका, थ्रोम्बोसाइट, विच आर फ्रैगमेंट्स, टुकड़े हैं वो। देन ब्लड नॉर्मली कंटेन्स कितना, अभी आपने देखा था आरबीसी के नंबर थे मिलियंस में, डब्ल्यूबीसी के नंबर थे हजारों में, और अब जो प्लेटलेट्स हैं वो है लाखों में। 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। और अगर ये कम हो जाएं तो बताओ क्या ब्लड क्लॉट नहीं होगा, दैट मींस इट लीड टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जब भी कभी प्लेटलेट्स के नंबर कम होते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने लग जाता है। एक डिसीज बताता हूं, आपने सुना होगा डेंगू। डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स काउंट डाउन होता है क्योंकि डेंगू का जो वायरस है वो प्लेटलेट पे अटैक करता है, और इस वजह से डेंगू में डेथ का कारण बनता है प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाना। तो समझ में आएगा, प्लेटलेट्स का नॉर्मल नंबर होना चाहिए 1.5 से 3.5 लाख। अगर इतना नंबर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इससे कम हुआ तो इट लीड्स टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर। देन platelet can release a variety of substances, most of which are involved in, काय में काम आते हैं, coagulation या clotting of blood। और याद रखिएगा बायोलॉजी में हायर क्लास में clotting of blood को कहते हैं hemostasis। तो अगर आप हायर वर्ड याद रखना चाहते हैं कि what is clotting of blood, तो it is called hemostasis या coagulation भी बोलते हैं, एक ही वर्ड है coagulation या clotting। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्यों, क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर से, अभी मैं पढ़ा रहा हूं पूरा मैकेनिज्म, उसमें से केमिकल निकलता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल, केमिकल बोले तो एंजाइम, एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो बताओ पहले इतना समझ में आता है क्लियर, हाँ सर क्या नंबर से, काय से बन रहे हैं, सेल फ्रैगमेंट से। ना देखिएगा अ रिडक्शन इन देयर नंबर, मैंने अभी कहा अगर इनके नंबर कम हो गए जैसे कि डेंगू में होता है, a reduction in their number can leads to clotting disorder which will lead to excessive loss of blood from the body। मतलब अभी क्या होता है, अगर बाय चांस हमें कभी चोट लग भी जाती है तो अपने आप खून थोड़ी देर में बंद हो जाता है, बट अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो फिर उसका खून क्लॉट नहीं होता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, ड्यू टू एक्सेसिव लॉस हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। देन प्लेटलेट्स आर, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात ध्यान रखना, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। मैं वैसे कह दूं ये तो सेल के टुकड़े, कहां से न्यूक्लियस होगा, सेल फ्रैगमेंट है।
तो आपने आरबीसी तो पढ़ा ही था, नॉन न्यूक्लिएटेड, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल एलिमेंट्स हैं दैट क्लियरली रिजल्ट फ्रॉम, कहां से बनेंगे, फ्रैक्शनेशन, टुकड़े होके ऑफ बोन मेरो मेगाकारियोसाइट्स। तो जो मेगाकारियोसाइट सेल है उसके टुकड़े से बनता है ये। तो आप समझ सकते हैं सर न्यूक्लियस तो इसमें आने ही नहीं, टुकड़े हो रहे हैं तो सेल के, इसलिए तो नाम दिया था अपन ने ऊपर सेल फ्रेगमेंट्स। तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट, काम आते हैं क्लॉटिंग में, कम हो गया तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। कौन सी डिसीज में कम होता है, डेंगू में। और एक आपने पढ़ा था छोटी क्लास में, दैट इज हीमोफीलिया, दिस इज ऑल्सो ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इसमें भी खून क्लॉट नहीं होता है, लेकिन ये प्लेटलेट की वजह से नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो अपन ने जो पढ़ा था कि ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स बताए थे मैंने, 1, 3, उनकी कमी की वजह से हीमोफीलिया होता है। उनमें एक होता है फैक्टर 8, उनकी वजह से ये जो 13 फैक्टर है उसमें फैक्टर 8 की कमी से हीमोफीलिया होता है, इट इज जेनेटिक डिसीज। तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है बट इट इज नॉट ड्यू टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की कमी होती है डेंगू में, दैट इज ड्यू टू प्लेटलेट्स। तो बताओ प्लेटलेट का ये पहले समझ में आया। अब कैसे ये ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है उसका एक फ्लो चार्ट मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो देखिए टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कि चोट लगने पे खून कैसे क्लॉट होता है उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंजरी इन ब्लड वेसल, किसी भी तरह की आपको चोट लगी जिससे आपकी ब्लड वेसल फट गई। उस इंजुरी की वजह से प्लेटलेट्स क्लम्प एट द वुंड, क्लम्प्स मतलब इकट्ठे हो जाना, बहुत सारे प्लेटलेट वहां घाव पे इकट्ठे हो गए। फिर यहां से एक केमिकल निकलता है, यहां लिखा नहीं, उसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। एंड फिर प्लेटलेट्स को इकट्ठा करके क्या निकालता है यहां से, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम निकलता है। तो पहले चोट लगी, चोट लगने से वहां प्लेटलेट इकट्ठे हुए, वहां थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, फिर प्लेटलेट्स ने वहां पर क्या निकाला, थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बो आप वर्ड समझ सकते हैं फॉर क्लॉटिंग, इसीलिए थ्रोम्बोकाइनेज। और अब आपके ब्लड में प्रेजेंट रहता है पहले से प्रोथ्रोम्बिन, तो ये प्रोथ्रोम्बिन बदल जाता है थ्रोम्बिन में विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। यहां पर एक मैकेनिज्म चलता है, उसको कहते हैं कैस्केड मैकेनिज्म। कैस्केड का मतलब ये है अगर ये थ्रोम्बोकाइनेज नहीं निकला तो ये इसमें कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदले तो थ्रोम्बोकाइनेज का निकलना जरूरी है, मतलब लिंक से चलता है, पहला स्टेप होगा तो ही दूसरा होगा, दूसरा होगा तो ही तीसरा होगा, तीसरा होगा तो ही चौथा होगा, लिंक से ये काम करता है। तो यहां आपको क्लियर है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि काय में बदल गया थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, एंड दैट थ्रोम्बिन नाउ कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, और फिब्रिनोजन जो है वो होता है इनसॉल्युबल और फिब्रिन जो है वो होता है सॉल्युबल। ये फर्क है, सॉरी ये सॉल्युबल है, ये काय में बदल गया इनसॉल्युबल में। तो अभी क्या था, ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदला, अब ये थ्रोम्बिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट फिब्रिनोजन, आपको याद होगा ये पढ़ाया मैंने, प्लाज्मा प्रोटीन, एंड इट इज सॉल्युबल, तो अभी ब्लड में घुला हुआ है। लेकिन ये थ्रोम्बिन इस फिब्रिनोजन को काय में बदल देता है फिब्रिन, एंड फिब्रिन इज इनसॉल्युबल। तो जहां पर आपका ब्लड वेसल ऐसे टूट गया, ये ब्लड वेसल यहां से टूट गया, तो यहां पर ये ऐसे मैश बना लेता है, जाली जैसा, इनसॉल्युबल होने के कारण, बिकॉज फाइब्रिन इज लाइक अ थ्रेड। और फिर इनके अंदर क्या फंस जाते हैं, यहां आके आरबीसी और ये सब ऐसे आ जाते हैं। तो आरबीसी और फिब्रिन मिलके क्या बना लेते हैं, क्लॉट। तो दे विल फॉर्म अ क्लॉट टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ ब्लड। तो अब देखिए पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे ये काम करता है। तो पहले इंजरी होगी, वहां ब्लड प्लेटलेट्स आएंगे, प्लेटलेट्स निकालेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर आएगा थ्रोम्बोकाइनेज, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलेगा, फिब्रिन होगा इनसॉल्युबल, उसकी होंगी कई सारी थ्रेड्स, उसमें फंस जाएंगे आरबीसी और ये सब, और ये पूरा पैक होके ब्लड क्लॉट बना लेंगे। तो एक जनरल मैकेनिज्म है, अभी इसका और डिटेल देखते हैं, बट समझ में आ गया क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स और नंबर नोट करो। नाउ देखिए अभी आपने मैकेनिज्म तो समझ लिया, बट एग्जाम में कैसे लिखना और प्रॉपर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और आपको क्लियर है सर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन किसका फंक्शन है, आपके प्लेटलेट्स का। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है,
पूरा ध्यान से समझना। whenever accidentally we got hurt या इंजुरी, आप किसी भी कारण से गिर गए, चोट लग गई, जो भी हुआ, our wound does not continue to bleed, wound मतलब घाव। तो जो घाव आपको आ गया वो ऐसा नहीं अब बहते ही रहेगा, बहते ही रहेगा, बहते ही रहेगा। ऐसा हुआ तो कोई भी गिरा उसकी डेथ ही हो जाएगी खून बह के, बट ऐसा नहीं होता है। Our wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. कुछ टाइम के बाद ब्लड जो है वो फ्लो होना बंद हो जाता है। Usually the blood stops flowing after some time. और आप इसी को तो कहते हैं, इसी मैकेनिज्म को ही तो हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। और रेस्पॉन्सिबल सेल आर प्लेटलेट्स। अब कैसे होता है इसको देखें। फर्स्ट, ब्लड एग्जिबिट, ब्लड के अंदर कोएगुलेशन या क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू एन इंजरी। वो इनिशिएट करता है ब्लड में, क्या होता है इसके लिए, इट्स अ मैकेनिज्म। और ये काहे के लिए है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। मतलब ये आप समझ रहे हैं, शरीर की ये जो ताकत है जिसमें अगर आपको चोट लग जाती है और खून बहता है और थोड़ी देर बाद खुद रुक जाता है, तो ये काहे के लिए बनाया भगवान ने, ताकि हमारे शरीर से ब्लड लॉस ना हो जाए। नहीं तो आप खुद सोचिए 5 से 6 कुल लीटर ब्लड है, 500 ml हमारी स्प्लीन में एक्स्ट्रा स्टोर है। अब बताओ अगर ब्लड एक्सेसिव लॉस हो गया तो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन होकर डेथ ही हो जाएगी। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भगवान ने ये मैकेनिज्म हमारी बॉडी में किया। अब मैकेनिज्म यहां से शुरू, तो पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया कोएगुलेशन का, मैकेनिज्म समझना। एन इंजरी या ट्रॉमा, ट्रॉमा भी वही होता है ना, चोट लगने को। आपको ट्रॉमा हुआ या इंजरी हुई, इट स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट, इसने प्लेटलेट को एक्टिवेट किया इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर, और कुछ फैक्टर्स निकलना शुरू हुए विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, विच एक्टिवेट्स द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन का मैकेनिज्म वो शुरू करवाते हैं। तो सबसे पहले चोट लगेगी, चोट लगने के बाद क्या स्टिमुलेट होंगे प्लेटलेट, और फिर वो क्या रिलीज करेंगे, कुछ फैक्टर्स। कौन, प्लेटलेट, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन। और अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसका नाम याद रखना है, अभी लिखा था थ्रोम्बोकाइनेस, is formed by a series of linked enzyme reaction। मैंने अभी बताया था आपको कैस्केड वर्ड, कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। ये तो हम बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, जब आप कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा कि प्लेटलेट से डायरेक्ट थ्रोम्बोकाइनेस हो गया। एक लंबा मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड कैस्केड प्रोसेस, लिंक बाय लिंक बाय लिंक। और उस कैस्केड प्रोसेस से प्लेटलेट से निकला थ्रोम्बोकाइनेस, which involve a number of factor present in the plasma in inactive state। और आपने कही था ना, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, याद आया। तो प्लाज्मा में कई सारे क्लॉटिंग के फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, उनकी मदद से प्लेटलेट ने एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स तैयार किया जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। तो सबसे पहले चोट लगी, जिस जगह चोट लगी वहां पर कौन इकट्ठे हुए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ने थ्रू एंजाइम रिएक्शन क्या तैयार किया, एक और एंजाइम which is thrombokinase। तो बताओ पहले इतना मैकेनिज्म क्लियर है। नाउ अब ये थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, ये थ्रोम्बोकाइनेस बना देता है थ्रोम्बिन, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। अभी पढ़ा था प्रोथ्रोम्बिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस। तो पहले प्लेटलेट से निकला थ्रोम्बोकाइनेस, फिर उस थ्रोम्बोकाइनेस ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। तो देखिए, thrombin is formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रोथ्रोम्बिन भी कहाँ है, तो प्लाज्मा में उस प्रोथ्रोम्बिन को काय में बदल दिया गया है, थ्रोम्बिन, किसकी मदद से, बाय एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस। तो बताओ अगर थ्रोम्बोकाइनेस नहीं निकलता तो क्या प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता, आपका जवाब है नहीं। तो ये कैस्केड है कि पहले चोट लगेगी, प्लेटलेट आएंगे, वो थ्रोम्बोकाइनेस बनाएंगे, फिर वो थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा। और अब जो थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा, नाउ थ्रोम्बिन कन्वर्ट इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। तो देखिए एक के बाद एक चल रहा है। अब जो थ्रोम्बिन निकला वो इनएक्टिव फिब्रिनोजन जो भी आपके प्लाज्मा में है उसको फिब्रिन में बदलता है। वो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिब्रिनोजन इज सॉल्युबल, फिब्रिन इज इनसॉल्युबल। And why it is called fibrin? Because of thread-like structure. So now fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma
बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन की मदद से फिब्रिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, और फिब्रिन इज insoluble thread like structure, and now after that a clot या coagulum is formed mainly by network of thread called fibrins in which dead and damaged blood cells are trapped। तो ये ऐसा मैंने कहा ना, ऐसा थ्रेड जैसा बन जाता है और इसके अंदर कौन फंस जाते हैं, डेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये सब ये फंस गए, और ये जो बनके तैयार हुआ इसी को आप कहते हैं ब्लड क्लॉट। तो क्या कहेंगे, अ डार्क कौन से कलर का, रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ अ कट और इंजुरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो रेडिश ब्राउन कलर का दिखा यही क्लॉट है जिसने वो जगह सील कर दी जो आपकी इंजरी में डैमेज हुई थी, ताकि आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो सके। तो आप देख रहे हैं एक मैकेनिज्म, हाँ सर प्लेटलेट्स, तो पूरा मैकेनिज्म शुरू कहां से हुआ, प्लेटलेट्स से, इसलिए तो कह रहे हैं प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स उन्होंने निकाला थ्रोम्बोकाइनेस, उसने प्रोथ्रोम्बिन को बदला थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ने बदला फिब्रिनोजन को फिब्रिन, फिब्रिन आर इनसॉल्युबल थ्रेड्स, उसमें कौन फंस गए, डेड एंड डब्ल्यूबीसी आरबीसी और ये सब, और फिर उन्होंने मिलकर बना लिया क्लॉट, और क्लॉट ने सील कर दिया उस जगह को जो डैमेज हो गई थी बिकॉज ऑफ इंजरी। तो दिस इज द मैकेनिज्म, और बाकी आपको क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लो चार्ट पिछले में आपने देख लिया वो, और ये पूरा लिखेंगे एग्जाम में, नोट करो। देखिए अभी आपने प्लेटलेट्स पढ़ा और कहा प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है क्लॉटिंग। जरा देखिए इस डायग्राम से, और आपको इस पूरे एनिमेशन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर क्लॉटिंग कैसे होता है। कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं हम, ये है आपका ब्लड वेसल, ये देखिए टूट गया, यहां से यहां पर आपको दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, इंजर्ड। तो ब्रोकन ब्लड वेसल इंजरी की वजह से ये खून बहने लग गया। इस खून के बहने के साथ देखो ये रहे प्लेटलेट्स जो यहां आए और इन्होंने एक्टिवेट होके देखो पूरा सील कर दिया, एंड दिस सीलिंग इज द क्लॉट। फाइबर्स आपको दिख रहे विच आर फिब्रिन, और फिब्रिन के अंदर देखिए आरबीसी और ये सब फंस जाते हैं। तो डायग्राम से समझो, पहले ब्लड वेसल देखो टॉर्न हुआ, और फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए देखो पूरा मैश बन गया, एक जाल बन गया किसका, आपके प्लेटलेट्स और इन सब का। तो बोलो आ जाएगा इस समझ में। देन ये देखिए एक और वैसे ही डायग्राम, फिर से वही बता रहे, डैमेज ब्लड वेसल्स, ये खून बहने लगा और इसको रोक दिया किसने, आके प्लेटलेट्स। और इसमें आप देखिए येलो कलर का जो नजर आ रहे हैं, दे आर फिब्रिन थ्रेड्स, और इनके बीच में ये जो सेल फंस गए देखो आरबीसी और ये सब, और इस पूरे को कहते हैं क्लॉट। देन अब इसका मैकेनिज्म अभी अपन ने पढ़ लिया था, क्या है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ये फ्लो चार्ट एग्जाम में बनाना है। इंजरी इन ब्लड वेसल हुई, उसके कारण प्लेटलेट वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस ने प्रोथ्रोम्बिन को काय में बदल दिया, थ्रोम्बिन में, और ये प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, विटामिन के। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। बोलो कैसे, विटामिन के से ही प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, और ये नहीं बना तो आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा। तो बोलो विटामिन के इज इंपॉर्टेंट। फिर जो थ्रोम्बिन बनता है वो फिब्रिनोजन को काय में बदल देता है, फिब्रिन। फिब्रिन्स आर थ्रेड्स, और उनमें फंस जाते हैं ये सब आरबीसी जो ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करते हैं। तो ये पूरा चार्ट आपको क्लियर है, पहले इंजरी हुई, प्लेटलेट इकट्ठे हुए, थ्रोम्बोकाइनेज निकला, उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदला, थ्रेड्स के बीच में फंस गया आरबीसी और ये सब, और क्लॉट बन गया। देन अब देखिए वापस पूरा मैकेनिज्म यही वाला कि सर किस तरह से डैमेज होता है और कैसे ये सील होता है। ये देखो पूरा डैमेज दिखा रहे, जहां से खून निकल रहा है और ये देखो सील हो गया पूरा। दिस इज क्लॉटिंग। क्या है मैकेनिज्म, इंजर्ड टिश्यू हुआ एंड प्लेटलेट रिलीज द क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और कैल्शियम आयन। फिर उस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने प्रोथ्रोम्बिन को काय में बदला, थ्रोम्बिन, जो कि था थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को बदला फिब्रिन में, फिर फिब्रिन ने एक मैश बनाया और उसमें क्या फंस गया, आरबीसी, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई और फिर वो हार्ड हो गया एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। तो बोलो बनेगा पूरा एक सीक्वेंस और आपको समझ में आने लगा। अब एक और फ्लो चार्ट से देखिए और इजी, प्लेटलेट ये हुए एक्टिवेट और अब नाम हो गया एक्टिवेटेड प्लेटलेट। नाउ इस एक्टिवेटेड प्लेटलेट ने इस डायग्राम को देखिए, ये था आपका डैमेज ब्लड वेसल्स जिसमें ये देखो खून निकल रहा था, इसने यहां आके इसको क्लॉट कर दिया। तो आया समझ में, सर कैसे ये काम कर रहे हैं। देन
ये देखिए, और सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे पहले ब्लड वेसल ब्रेक हुई, इसके ब्रेक होते ही क्या निकले? क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो पढ़ा है 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिन्होंने प्रोथ्रोम्बिन को बदला थ्रोम्बिन, ये काम है थ्रोम्बोकाइनेस का। फिर उस थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन जो कि सॉल्युबल था उसको बदल दिया इनसॉल्युबल फिब्रिन, ये रहा फिब्रिन, और इस फिब्रिन के थ्रेड्स में देखो ये येलो कलर के प्लेटलेट्स, रेड कलर के आरबीसी, ये सब फंस गए, क्या बन के तैयार हो गया? क्लॉट। तो ये इंजर्ड ब्लड वेसल ये क्लॉट में तब्दील हो गई। देन और लास्ट, अब आप इस डायग्राम को देखिए, खून निकलता हुआ बता रहे हैं, धीरे धीरे वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और ये प्लग बन के तैयार। इसमें और इसमें अंतर देखिए, पूरा फिब्रिन का नेटवर्क आ गया। तब तो इतने देखने के बाद आपको क्लियर है मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग।